हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सादियस क्लासेस। तो आइए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सादियस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए भी है और क्लास 11 के बच्चों के लिए भी है। क्योंकि क्लास 11 और क्लास 10 में एक मैथ का चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी आपको क्लास 11 में भी पढ़ना है और क्लास 10 में भी पढ़ना है। इसलिए दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। ज्यादा मेरा फोकस रहेगा क्लास 10 के बच्चों पर और इसके बाद में जो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो क्लास 10 से ही संबंधित होगा। क्योंकि जो पुराने बच्चे होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है, कि इस वीडियो सीरीज को जो हम स्टार्ट किए हुए हैं इसमें हम क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ को कवर करने वाले हैं और उसमें एनसीईआरटी बुक को हम कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक का सब्जेक्ट मैथ का क्लास 10 का, ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन पूरे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। और इसको हम जो स्टार्ट किए हुए थे एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट किए हुए थे चैप्टर नंबर 13 से, और चैप्टर नंबर 13 से संबंधित जितना भी प्रश्नावली है उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग 15 से 17 वीडियो में देख चुके हैं और उसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है। और उसके बाद में हम लोग देखे थे चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 से संबंधित भी जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम लोग 15 से 17 वीडियो में कवर किए थे और वो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। और इस दोनों चैप्टर से जितना फॉर्मूला और जितना कंसेप्ट है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसलिए जो बच्चे आज नए हैं वह मेरे चैनल पर जा करके इस दोनों चैप्टर के जितना भी क्वेश्चन है उस पर संबंधित जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे ये एनसीईआरटी बुक का अध्याय 5 है, चैप्टर नंबर 5 है। 11 का चैप्टर नंबर कितना है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये बात मालूम है कि 11 में भी इस मतलब कि अध्याय को समानांतर श्रेणी को पढ़ना है। इसलिए हम सिर्फ क्लास 10 के जो एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है। तो इस चैप्टर नंबर 5 से संबंधित टॉपिक है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 में जो हमको पढ़ाई करना है उस चैप्टर का नाम क्या है? समानांतर श्रेणी नाम। चैप्टर नंबर कितना है? 5 है और नाम क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम लोग कहते हैं एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एपी लिखते हैं, ठीक है। तो इसी चैप्टर को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर से संबंधित जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी फॉर्मूला है उसको हम आज के वीडियो में देखेंगे और इसके बाद में इससे संबंधित जो प्रश्नावली होगा उसके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। आज देखते हैं कि इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जितना भी फॉर्मूला और जितना भी कंसेप्ट है कवर हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो एक वीडियो में यह संभव नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं कि हम इसको एक वीडियो में फिनिश कर दे। अगर नहीं होगा तो इस पर दूसरा पार्ट भी हम बनाएंगे। चलिए आइए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे आज फर्स्ट बार मेरे चैनल को विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। और पूरा वीडियो देखने के बाद में यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो एपी क्या होता है, समानांतर श्रेणी किसको कहते हैं, ये जानने से पहले हमको अनुक्रम के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अनुक्रम क्या है पहले हम उसको समझते हैं। अनुक्रम क्या है उसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद में तब आएंगे हम समानांतर श्रेणी को। तो अनुक्रम, ठीक है, समझने के लिए हम कुछ पहले उदाहरण बोर्ड पर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे पहला, यहाँ पे देखते हैं कि संख्या का कुछ क्या है, सूची दिया हुआ है। उस संख्या के सूची में कौन सा संख्या का सूची अनुक्रम में होगा और कौन सा नहीं होगा, उसको हम पहले देखते हैं। तो देखिए पहला में संख्या का जो सूची है वो दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, उसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। दूसरा में जो संख्या का सूची है, मान लेते हैं दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, उसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तीसरा में जो दिया हुआ है हम लेते हैं 1, 5, 3, 6, 2, 0, उसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो देखिए इसमें पहला नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9। इसमें देखिए पहला यानी संख्या का जो सूची है, इसमें पहला संख्या जो है 1 है और 1 में 2 जोड़े हैं तो कितना आया, 3 आया है। फिर 3 में 2 जोड़े हैं तो 5 आया है। 5 में 2 जोड़े हैं तो 7 आया है। 7 में 2 जोड़े हैं तो क्या आया, 9 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के बाद वाला जो आएगा वह 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 के बाद वाला जो संख्या आएगा 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। यहाँ पे क्या देखना है, जैसे 2 में 2 से गुना किए तो 4 आया। 4 में 2 से गुना किए तो 8 आया। 8 में 2 से गुना किए तो 16 आया। यानी 16 के बाद वाला जो संख्या आएगा 16 में 2 से गुना कर देंगे, दैट इज 32 आएगा। 32 के बाद वाला संख्या लिखना होगा तो 32 में 2 से गुना कर देंगे, दैट इज 64 आएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। यानी थर्ड नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि इस संख्या का ऐसा सूची है जिसमें किसी रूल को फॉलो किया ही नहीं गया। यानी इस सूची को लिखने में किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया गया। बाकी तो इसके पहले वाले 2 में इसमें क्या देखना है कि हर एक में 2-2 जोड़ के आगे वाला हम संख्या लिखते जा रहा है। इसमें क्या देखना है कि 2 से गुना कर करके हम आगे वाले संख्या लिखते जा रहा है। तो इस संख्या के सूची में, ठीक है, हर एक संख्या में किसी ना किसी रूल को फॉलो करके लिखे गए हैं, लेकिन इसमें किसी रूल को फॉलो करके नहीं लिखे गए हैं। इसलिए 0 के बाद में कौन सा संख्या आएगा हमको मालूम नहीं होगा, स्पष्ट क्लियर पता नहीं होगा। तो संख्या का वैसा सूची जिसमें उस संख्या के हर एक मतलब कि जो संख्या है उसको लिखने में कोई ना कोई रूल को क्या किया है, फॉलो किया गया है। जैसे इसमें रूल को फॉलो किया गया, इसमें भी किया गया, लेकिन इसमें किसी रूल को फॉलो करके नहीं लिखा गया। तो संख्या का वैसा सूची जिसमें किसी ना किसी रूल को फॉलो करके लिखा जाता है, तो संख्या के उस तरह के सूची को हम कहते हैं कि वो अनुक्रम में है। तो ये अनुक्रम में होगा और ये भी अनुक्रम में होगा, लेकिन इसमें किसी भी रूल को फॉलो करके नहीं लिखा गया है। इसका मतलब संख्या का ये सूची जो होगा ये अनुक्रम में नहीं होगा। तो ये हुआ अनुक्रम का बात। अब हम देखते हैं समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं कि संख्याओं का मतलब कि वैसा अनुक्रम, संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसमें प्रथम संख्या को छोड़कर बाकी जो संख्या लिखा गया है उसमें हर एक संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ करके लिखा गया है। जैसे यहाँ पे क्या देख रहा है कि 1 में 2 जोड़ दिया है तो 3 आया है। 3 के पहले तो कोई संख्या, 1 के पहले तो कोई संख्या नहीं है कि उसमें जोड़ करके इसको लिखा गया है। 1 को छोड़ करके बाकी जो इसमें संख्या लिखा गया है अपने पहले वाले संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ करके लिखते चले गए हैं।
जैसे यहाँ पे 1 में 2 जोड़े हैं तो 3 आया है, 3 में 2 जोड़े हैं तो 5 आया है, 5 में 2 जोड़े हैं तो 7 आया है, 7 में 2 जोड़े हैं तो 9 आया है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये संख्या का ऐसा अनुक्रम है जिसमें हर एक संख्या जो है अपने पहले वाले संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ करके लिखा गया। तो संख्या के इस तरह के अनुक्रम को हम कहते हैं कि ये एपी में है। तो एक जो है वो एपी में है। इसमें गुना किया गया है तो गुना पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ एक निश्चित संख्या जुट करके आया है तो उसी को हम एपी में कह सकते हैं। तो ये एपी में होगा। आइए कुछ एपी का और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लेते हैं यहां भी एक एपी का उदाहरण लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे क्या 8 6 4 2 0 -2, उसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे ले लिए कितना -2 -4 -6 -8। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर में देख लेते हैं। जैसे मान यहाँ पे -2 0, फिर यहाँ पे दे दिए 2, यहाँ पे 4, इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए ये भी एपी का एग्जांपल है। कैसे? जैसे 8 में -2 जोड़े हैं तो 6 आएगा, 6 में -2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में -2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पे देखिए -2 में -2 जोड़े तो -4 आया, -4 में 2 जोड़े तो -6 आया, -6 में 2 जोड़े तो -8 आया, -2 में 2 जोड़े हैं +2 जोड़े हैं तो 0 आया, 0 में क्या करें 2 जोड़े तो 2 आया, 2 में 2 जोड़े तो 4 आया। यानी जो संख्या जुट रहा है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा धनात्मक संख्या ही हम जोड़ते जाएंगे, लेकिन हमको इस बात का ख्याल रखना है कि सभी में समान संख्या जुटना चाहिए। वह संख्या नेगेटिव भी हो सकता है, वह संख्या पॉजिटिव भी हो सकता है सॉरी, और वो संख्या आपका 0 भी हो सकता है। जैसे 0 वाला एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 4 नंबर में देखें, दिया हुआ है 3 3 3 3, आगे बढ़ते जाएगा। यानी 3 में 0 जोड़ दिए तो 3 आया, 3 में 0 दिए तो 3 आया, 3 में फिर 0 जोड़े तो 3 आया। यानी जो जुटने वाला संख्या होगा वह नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो अगर एपी में अगर कोई संख्या का अनुक्रम दिया हुआ है और एपी में है तो इसमें जो पहला वाला संख्या होता है उसको हम क्या कहते हैं प्रथम पद कहते हैं। दूसरा संख्या जो होता है अनुक्रम का उसको द्वितीय पद कहते हैं। तीसरा जो होता है उसको तृतीय पद कहते हैं। प्रथम पद को ठीक है हम A1 या T1 से डिनोट करते हैं, दूसरे को A2 या T2 से डिनोट करते हैं, उसी तरह तीसरे को A3 या T3 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इस अनुक्रम का पहला पद क्या होगा 8 होगा, यहाँ पे कितना होगा 8 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 4 होगा, उसी तरह इसमें -2 होगा प्रथम, दूसरा जो होगा -4 होगा, तीसरा -6 होगा। तो इसमें पहला संख्या प्रथम पद कहलाता है। और जो एक निश्चित संख्या जोड़ करके आने वाले संख्या को लिखते हैं उस निश्चित संख्या को हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और इसको हम D से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको D से डिनोट करते हैं। तो ये D हुआ और ये हुआ आपका प्रथम पद हुआ, ठीक है। अब हम कोई एपी का समान फॉर्म कैसे पहचानते हैं। तो मान लेते हैं कि
कोई एपी का एक समान रूप ले लेते हैं। वो समान रूप क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि किसी एपी का प्रथम पद ए होगा, प्रथम पद ए होगा, उसका सार्व अंतर डी होगा, तो उस एपी का जो समान फॉर्म होगा, समान रूप होगा, वो होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, उसी तरह से आगे बढ़ते चला जाए। तो यहाँ पे देखिए ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये चतुर्थ पद है। उसी तरह क्या होगा, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद होगा। तो इसमें इस कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि एक संख्या का क्या करेगा, अनुक्रम दे देगा और पूछेगा कि वह एपी में है कि नहीं है, तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो याद रखिएगा A2 में से A1 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, A4 में से A3 घटाएंगे और देखते हैं कि वह क्या आता है। तो मान लेते हैं इस अनुक्रम में से हम द्वितीय पद ये है यानी a प्लस डी है, तो a प्लस डी में से प्रथम पद दैट इज a घटाए, तो a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा, d बचा। A3 में से A2 घटाए, तो A3 का वैल्यू a प्लस 2d है। अब माइनस इसको करेंगे तो माइनस a हो जाएगा, माइनस d होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d में से एक d घटाएगा तो क्या बचेगा, d बचेगा। तीसरा में से a प्लस 3d, तो a प्लस 3d में से हम घटाएंगे क्या, a प्लस 2d, तो माइनस a माइनस 2d, तो a से कैंसिल हुआ, 3d में से 2d गेटा बटा d। तो कोई संख्या का अनुक्रम दिया रहेगा, उसमें दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद और चौथा पद में से तीसरा पद घटाने पर यदि हर एक बार एक ही संख्या आएगा तो हम कहते हैं कि वह संख्या का अनुक्रम एपी में होगा। तो कोई संख्या अनुक्रम एपी में होगा कि नहीं होगा, इसी तरह से हम निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है कि एक एपी में दे देगा संख्या का अनुक्रम और पूछेगा उसका एनवा पद क्या होगा, उसका एनवा पद क्या होगा। तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या है, A है, तो हम इस A को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 0 में से d, 0 में d से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, दैट इज A आया। तो प्रथम पद यहाँ पे A है। दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, लिख सकते हैं। A 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, A को d से गुना कर देंगे तो d होगा, A प्लस d दूसरा टर्म आ गया। तीसरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A 3 में से 1 घटा 2 को d से गुना कर देंगे 2d, यानी A3 बराबर A प्लस 2d, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 में से 1 गया, 3 को d से गुना कर देंगे तो 3d, यानी चौथा टर्म A प्लस 3d, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यदि पहला टर्म निकालना होगा तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, दूसरा अगर निकालना होगा तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, तीसरा निकालना होगा तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। इसका मतलब इस एपी का यदि एनवा पद निकालना होगा तो उसके लिए क्या देख रहे हैं कि an बराबर क्या होगा, ये तो सब में कॉमन है, यानी प्रथम पद सब में कॉमन है, तो इसमें भी प्रथम पद होगा ही होगा। और प्लस एनवा निकाल रहा है और यहाँ पे दूसरा निकालने तो 2 में से 1 घटा है, तीसरा निकालने तो 3 में से 1 घटा करके d से गुना किए,
चौथा निकाला है तो 4 में से 1 घटा करके डी से गुना किए हैं। इसका मतलब यहाँ पे एनवा निकालना है तो एन में से 1 घटा करके और क्या करेंगे, डी से गुना कर देंगे। तो यही आपका इस एपी का एनवा क्या होगा, एनवा टर्म हो जाता है, एनवा पद होगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एक समान फार्मूला मेरे पास हो गया। किसी एपी का अगर 9वां पद कहेगा निकालने के लिए तो एन का वैल्यू 9 रख देंगे, अगर 20वां कहेगा निकालने के लिए तो एन का वैल्यू 20 रख देंगे, अगर 30वां कहेगा तो एन का वैल्यू 30 रख देंगे। और इस तरह से किसी भी दिए गए एपी का कोई भी पद इस फार्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। और इसमें देखिए ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। ए जो है वो एनवा पद है, ए जो है वो प्रथम पद है, डी जो है वह सार्वअंतर है, और एन जो है इसमें मतलब कौन सा टर्म निकालना है वो है। तो 4 इसमें राशि दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर मान लेते हैं कोई एपी है उसमें टोटल टर्म एन ही है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, वो लास्ट टर्म होगा। चलिए इसको आप जल्दी स्क्रीनशॉट लिए ताकि आप कुछ और आज समझा सकें। मान लेते हैं कोई एपी है और उस एपी में टोटल कितना टर्म है, एन ही टर्म है। टोटल जो टर्म है, टोटल जो पद है एन है, उसका प्रथम पद ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो उसका जो लास्ट टर्म होगा, अंतिम पद जो होगा वो क्या होगा, एन होगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एन लास्ट टर्म है, ए प्रथम टर्म है, एन जो है टोटल पदों की संख्या है और डी जो है वह सार्वअंतर है। तो यहाँ पे 4 राशि दिया हुआ है, कोई 3 राशि दिया रहेगा और चौथा पूछेगा क्वेश्चन में, तो आसानी से इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूला का यूज करके हम बता सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो अभी जो हम लोग देखे हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी जब कोई अनुक्रम एपी में होगा तो उसका एनवा पद कैसे निकालेंगे, उसके लिए इस फॉर्मूला को यूज करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, शुरू से एनवा पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन कभी कभी क्या आता है क्वेश्चन में कि कोई संख्या का अनुक्रम दिया रहेगा और अंतिम से कहेगा कि एनवा पद निकाले, तो अंतिम से एनवा पद हम कैसे निकालेंगे। तो आइए उसको हम पहले एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अगर इसमें हम कहेंगे कि शुरू से तीसरा पद, तो शुरू से तीसरा पद आपका ये होगा 6, लेकिन अंतिम से तीसरा पद पूछा जाएगा तब क्या होगा, 1 2 3 ये होगा। तो कभी कभी शुरू से जब पूछेगा तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंतिम से पूछेगा तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो इससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें कितना टर्म है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 को इसमें पद है। तो शुरू से तीसरा पद यहाँ पे 6 है, लेकिन अंतिम से तीसरा पद जो है आपका 10 है। तो शुरू से निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, लेकिन अंतिम से निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको इस रूप में हम कन्वर्ट करें। कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर किसी अनुक्रम में टोटल यदि एम टर्म होगा, क्या होगा, एम पद होगा, टोटल कितना होगा, एम पद होगा, और कहेगा अंतिम से एनवा पद निकाले, अंतिम से एनवा पद निकाले, और उसका प्रथम पद दिया रहेगा ए और उसका कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा डी, ठीक है। तो अंतिम से
nवां पद कैसे निकालेंगे, तो याद रखिए कि अंतिम से nवां पद जो होगा, अंतिम से nवां पद जो होगा वह शुरू से m माइनस n प्लस 1वां पद होगा। अंतिम से nवां पद बराबर क्या होगा, m माइनस n प्लस 1वां पद शुरू से होगा। शुरू से ये जो होगा ये शुरू से लिख देते हैं, शुरू से m माइनस n प्लस 1वां पद होगा। कैसे, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब अंतिम से हमको तीसरा पद निकालना है, तो इसमें टोटल पद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 7 आया। अब 7 में कह रहा है कि अंतिम से तीसरा पद निकालने के लिए, तो शुरू से mवां पद m माइनस n प्लस 1वां पद होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। तो 7 माइनस अंतिम से कितना कर रहा है, तीसरा, तो 7 में से 3 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो देखिए तो अंतिम से तीसरा क्या शुरू से 5वां के बराबर है कि नहीं, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया, अंतिम से तीसरा शुरू से 5वां पद के बराबर है। तो जब भी अंतिम से पूछेगा तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज अंतिम से nवां पद बराबर m माइनस n प्लस 1वां पद शुरू से। ठीक है, तो m माइनस n प्लस 1वां पद कैसे निकालेंगे, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है कि nवां पद निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, m माइनस n प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a और प्लस क्या होगा, टोटल पद m है, ठीक है, तो क्या होगा a माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस m माइनस n इंटू डी। यानी जब भी कभी अंतिम से nवां पद पूछेगा तो उसके लिए फॉर्मूला यही यूज करेंगे, a प्लस m माइनस n इंटू डी, जहां पे m जो होगा वो टोटल पदों की संख्या होगा और n जो होगा अंतिम से जितना पद निकालना है उसका वैल्यू होगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, अगर इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है भी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन बनेगा तो उसमें क्लियर होगा। अब आइए तो हम देखते हैं कि कोई संख्या यदि एपी में है तो उसका योगफल हम कैसे निकालेंगे, उसका योगफल कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या है वो एपी में है, तो एपी का जो जनरल फॉर्म हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, a प्लस ए, पहला टर्म क्या रहता था, a रहता था a, उसके बाद में दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और चौथा a प्लस 3d, और इसी तरह से लास्ट वाला जो टर्म रहता था वो रहता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये नहीं रहता था। तो इसको हम मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं इसमें ये एपी में है और उसका सम जो है उसका योगफल है, मान लेते हैं एसएन, यानी कोई एपी में है उसमें टोटल n पद है, तो एसएन जो डिनोट करता है वह n पदों का योगफल को डिनोट करता है। यहाँ पे एसएन मान लिया कि ये n पदों का योगफल है। अब इसको क्या करते हैं, हम पलट के लिखते हैं। जब पलट के लिखेंगे तो क्या होगा, एसएन बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी और प्लस क्या होगा, प्लस किसको लिखेंगे इस तरह से ना, उसके बाद में क्या होगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और इसी तरह से आगे लिखते चला जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं।
तो SN और SN क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। तो अब इसको A में A जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसके संगत पद को जो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2A अब प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा 2A, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें प्रथम पद A है और इस समीकरण का प्रथम पद ये है, ये दोनों को जोड़े तो A प्लस A 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद में जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे A प्लस A 2A हो जाएगा, यहाँ पे D है और यहाँ पे n-2 इंटू डी है। तो यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो -2d आएगा, यहाँ पे d है तो यहाँ पे d है, यहाँ पे -2d है तो -2d और d जो होगा -d हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। उसी तरह से इसको भी करेंगे तो बचेगा 2A प्लस n-1 इंटू डी। यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यदि इसमें n पद है तो 2A प्लस n-1 इंटू डी, 2A प्लस n-1 इंटू डी, 2A प्लस n-1 इंटू डी n बार आता है। तो सभी का सम जैसे 2 रहता है, 2 गुने 2 प्लस 2 अगर 5 पर आता है तो 2 को 5 से गुना कर देते हैं। उसी तरह यदि 2A प्लस n-1 इंटू डी, 2A प्लस n-1 इंटू डी अगर n बार है तो इसको n से गुना करके इसका योगफल निकाला जा सकता है। तो फाइनली जो मेरा आएगा 2SN बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर क्या होगा, डिवाइड में तो SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 गुने 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि SN बराबर n/2 गुने 2A प्लस n-1 इंटू डी। अगर कोई AP में अनुक्रम है तो उस अनुक्रम के सभी पदों का योगफल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला आ गया SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ SN जो होता है वह संख्याओं का योगफल को डिनोट करता है और n जो होता है टोटल उस AP में पद होगा उसको बताएगा और A जो होगा वह AP का प्रथम पद होगा और D जो होगा उस AP का सार्वअंतर होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, देखिए कैसे अरेंज करते हैं। यहाँ पे SN है, SN बराबर n/2। अब इसको 2A को हम लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस A यानी 2A। अब देखिए इसके पहले वाला मतलब कि टॉपिक में हम लोग मतलब इसके पहले वाला भाग में हम देखे थे कि A प्लस n-1 इंटू डी n को डिनोट करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, SN बराबर n/2 A प्लस क्या हो जाएगा, इस सब को हटा करके n लिख सकते हैं। यानी किसी AP के n पदों का योगफल बराबर n/2 इंटू प्रथम पद प्लस n जो था वहां पे क्या था, अंतिम पद था। तो अंतिम पद यहाँ पे होगा। कभी कभी अंतिम पद को हम L से भी डिनोट करते हैं, इसलिए SN बराबर n/2 गुने A प्लस L भी लिख सकते हैं। यहाँ पे A जो होता है वो अंतिम पद होता है, A जो होता है वो प्रथम पद होता है, N जो होता है वो टोटल पदों की संख्या होता है। तो आशा करते हैं होंगे कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब जो इसके बाद में वीडियो लेकर के आएंगे वो क्या होगा, क्वेश्चन से संबंधित होगा। सबसे पहले हम देखेंगे 5.1, उसके बाद में देखेंगे 5.2, उसके बाद में देखेंगे 5.3। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत